औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें और तमाम तर हम्द व सना ज़ेबा है रब्बे कायनात के लिए, जो बेहतरीन खालिक है, बेहतरीन मालिक है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है। ऐसा ख़ल्क़ करने वाला कि उस जैसा कोई खालिक नहीं, ऐसा पालने वाला कि उस जैसा कोई पालने वाला नहीं, ऐसा अता करने वाला कि उस जैसी अता किसी की नहीं, ऐसा बेहतरीन रब कि जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है और बेशक वही ज़िंदगी और मौत का खालिक और मालिक है। और बाद हम्द सना परवरदिगार आलम, हमारा बेहतरीन दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के, जिनके सदक़े से परवरदिगार आलम ने हमें ख़ल्क़ किया और इस हसीन सी कायनात को सजा डाला और ये कहकर बतला भी दिया कि ऐ मेरे लोगों, इस पूरी कायनात में जितनी भी तख़लीक़ात हैं वो सब सदक़ा है मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तभी तो बेसाख्ता दिल पुकार उठा कि अव्वल से भी अव्वल है तू, आखिर से भी आखिर, कब से है कहाँ तक है, खबर थी ना खबर है, और रखता भी नहीं कान लेकिन सुनता है दुआएं। अजीब माजरा है कि रखता भी नहीं कान लेकिन सुनता है दुआएं, आँखें भी नहीं हैं पर हर एक शय पे नज़र है, कि महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, आला है तू इतना कि अली से भी बड़ा है। ये हुस्न है तेरा, ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है, और फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रियाद नाज़दी, अपने प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि देखें, ज़िंदगी खुदा की जानिब से एक हसीन तोहफ़ा है। तो जब भी कोई हमें एक मामूली सा भी तोहफ़ा देता है, हम उसका कितना ख़याल रखते हैं। तो ये ज़िंदगी तो इतना हसीन तोहफ़ा है जो हमें हमारे रब ने दिया, उस रब ने कि जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो हमें इतना हसीन तोहफ़ा दे रहा है। ये ज़िंदगी खुदा की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। तो इस तोहफ़े का ख़याल किस तरह से रखा जाए, ये भी तो सोचना है कि इस तोहफ़े का ख़याल किस तरह से रखा जाए कि ये हसीन ज़िंदगी को हम मज़ीद हसीन बनाएँ। तो आइए, आज फिर हमें जॉइन किया है डॉक्टर अफ़शीन अली ने। आइए हम डॉक्टर साहिबा की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, एक बार फिर आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। खुदा आपको इसका अज्र अता करेंगे। तो बिला ताख़ीर मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करती हूँ सवालों से। तो जहाँ तक मुझे याद है, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो ह्यूमन बिहेवियर की थी। तो अगर हम थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, तो आप क्या कहेंगी? मेंटल हेल्थ, जैसे कि आपने अभी बात की कि ज़िंदगी खुदा की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है हमारे लिए बेशक। और एक अमानत है कि जिसका हमें ख़याल रखना है, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं, हम उस रसूल के उम्मती हैं कि जो बहुत अच्छे सादिक और अमीन थे। तो बेशक। जो इतना बेहतरीन तोहफ़ा खुदा ने हमें ज़िंदगी की सूरत में दिया है, एक अच्छे अमानतदार होने की हैसियत से हमें उसका ख़याल भी रखना चाहिए। इस ज़िंदगी का ख़याल रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका आप कितना ख़याल रखते हैं। मेंटल हेल्थ के कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर हम एक आसान लैंग्वेज में बात करें, एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। अगर चारों में से किसी भी एक टायर में कोई मसला होगा, तो क्या हम अपनी मंज़िल तक पहुँच पाएँगे? अगर पहुँचेंगे तो भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना बिल्कुल। पड़ेगा और यकीनन हम टाइम पे नहीं पहुँच पाएँगे, ताख़ीर हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। एक जो पहिया है वो है कॉग्निटिव, वो है कॉग्निशंस, ठीक है? आपकी कॉग्निटिव वेल-बीइंग कैसी है? नंबर 2, आपकी इमोशनल वेल-बीइंग कैसी है? एंड नंबर 3 है, जो तीसरा पहिया है गाड़ी का, वो है स्पिरिचुअल वेल-बीइंग आपकी कैसी है? एंड द लास्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल वेल-बीइंग। हम स्टार्ट करते हैं लास्ट से। सबसे पहले हम बात करें अगर फिजियोलॉजिकल वेल-बीइंग की, तो हमारी फिज़िकल हेल्थ जिसका हम बहुत ख़याल रखते हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे माशरे में एक चीज़ ये है कि ये फ़्लॉ है कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का तो ख़याल रखते हैं बहुत। फिर हम डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए भी जाते हैं, बिल्कुल रेगुलर ऐसे चेकअप ही। करवाते हैं और जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए। अपनी इस हेल्थ का बहुत ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर फ़िज़िकली आप हेल्दी होंगे, फ़िज़ियोलॉजिकली आपके साथ इश्यूज़ नहीं होंगे, तो ऑफ़ कोर्स आपका माइंड है वो भी रिलैक्स होगा और मेंटली भी आप हेल्दी होंगे। तो फ़िज़िकल हेल्थ तो एक ऐसी है कि जो हम सबके समझ में आती है और हम सब जो है उसका कहीं न कहीं उसका ख़याल रख रहे होते हैं। अगर हम बात करें
कॉग्निटिव वेलबींग की, तो कॉग्निशंस क्या हैं और उसका मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है। तो शायद मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि कॉग्निशंस जो हैं वो बनती हैं किस चीज़ से, वो बनती हैं हमारे थॉट्स, हमारे परसेप्शन, मेमोरी और अटेंशन से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो थॉट पैटर्न है वो कैसा है, आपका वो थॉट कैसा पैटर्न है। आइदर पॉजिटिव है या आइदर नेगेटिव है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा ब्रॉटअप अगर इस तरह हुआ है या कुछ सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ फैमिली एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो मिलके हमारे कॉग्निशंस को बनाती हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनहेरिटेंस भी होती है इसमें, कॉग्निशंस में। आप किस तरह से चीज़ों को, किस तरह से सिनेरियोज़ को फ़ील कर रहे हैं, फिर आप किस तरह से उनको परसीव कर रहे हैं। हमारे माइंड में एक दिन में अबाउट 70 टू 80,000 थॉट्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, लाइक अ बीस, ऐसे मक्खियाँ अगर हमारे सामने आती हैं तो हम उन्हें हटाते हैं हाथ से, हटाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो हमें नज़र आ रही हैं। थॉट्स हमें नज़र नहीं आ रही, बट रिकरेंट थॉट्स हैं जो कि हमारे माइंड में आ रही हैं, 70 टू 80,000 थॉट्स। अब क्या हम हर थॉट पे फोकस करते हैं? क्या हमें वो सारी सोचें याद रहती हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे अपनी वो सारी सोचें तो याद नहीं रहेंगी। याद नहीं रहते, बिल्कुल। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं उनमें से कितनी सोचों पर फोकस कर रही हूँ, कितनी थॉट्स हैं कि जिनको मैं अपने कॉन्शियस लेवल पर लाके और मैं उन पर फोकस कर रही हूँ। फोकस अब वही हमारी जो है ना, वो हमारी कॉन्शियस थॉट्स बन जाती हैं, वही हमारा फोकस बन जाता है। फिर उन्हीं थॉट्स का रिएक्शन में हम परसेप्शन देखें। हर एक्शन का रिएक्शन है। आप बॉल अगर दीवार पे मारेंगे तो वो पलट के वापस आती है ना, बिल्कुल। जस्ट लाइक दिस। अगर आपने अपनी सोचों का ज़ाविया आपने पॉजिटिव बनाया, एक साइकोलॉजिस्ट आपको ये सिखाता है कि आप अपनी थॉट्स को किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। जो ये थॉट्स आती हैं इसमें बहुत सारी एनिटीज़ होती हैं। एनिटीज़ आर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो कि हमारे पास आ रही हैं। नेगेटिव थॉट्स आती हैं, होता है ना कि कभी हम पहले जो है, जबकि हमारे हदीस रसूल है कि 70 मरतबा अच्छा सोचो और उसके बाद फिर कुछ और गुमान करो। गुमान तो वैसे ही मना है। तो 70 टाइम्स हमें जो है ये ताकीद की जाती है। उसकी वजह ये है कि नेचुरली क्या हो रहा है, एनिटीज़ आ रही हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं। एक थेरेपिस्ट आपको ये सिखाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट दीज एनिटीज़ टू पीएटीज़। आपको इनको पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट्स में कैसे वो करना है। तो वो जो हम कल बात कर रहे थे, जो हमने अपने लास्ट प्रीवियस प्रोग्राम में जो बात की थी साइकोथेरेपी की, तो वो साइकोथेरेपी के थ्रू यही होता है कि वही सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अपनी सोचों को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। एक पूरा इंटरवेंशन और पूरा इसका प्लान बनाया जाता है। तो अपने कॉग्निशंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने थॉट पैटर्न पे काम कर लेंगे, अगर आप उनको पॉजिटिव रखेंगे, तो आपका आपका जो है वो आपकी फीलिंग्स, आपके परसेप्शंस, आपकी मेमोरी, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। क्योंकि देखें, स्ट्रेसर्स, नेगेटिव स्ट्रेसर्स और हर तरह की चीज़ें हमारे उस लाइफ में हैं। सबकी लाइफ में बिल्कुल, कोई ना कोई बिल्कुल। स्ट्रेसर है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि किसी की लाइफ ऐसी है कि जिसमें कोई परेशानी है ही नहीं, कोई स्ट्रेसर है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा उन सब से कोप अप किस तरह कर रहे हैं आप, उनको आप किस तरह से उन चीज़ों को पॉजिटिवली आप लेके चल रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉग्निशन। दूसरी हमने बात की थी कि एक पहिया है जो कि इमोशनल वेलबींग को बताता है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं। हो सकता है कि कॉग्निटिवली आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो। आईक्यू इज़ अ इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट तो आपका बहुत हाई है, एवरेज है, अबव एवरेज है। लेकिन अगर आपका इमोशनल कोशेंट, अगर आपका ईक्यू अच्छा नहीं है, तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल। हम आईक्यू पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ईक्यू पे भी बहुत बात होनी चाहिए। आईक्यू के साथ साथ आपका ईक्यू भी अच्छा होना चाहिए। इमोशनल कोशेंट, ये क्या चीज़ है? इमोशनल कोशेंट इज द स्टेबिलिटी कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर किस तरह से आप उनसे डील करते हैं। आप किस तरह से अपने इमोशंस से कोप अप करते हैं। हमने ये देखा कि बचपन से अगर लड़का है तो हम उसको कहते हैं लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि तुम तो मर्द हो, तुम तो लड़के हो, लड़के थोड़ी रोते हैं। अब हमने एक ये क्या हमने स्टीरियोटाइप बना दिया कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं लड़के रोते। नहीं रोते। अब ये स्टीरियोटाइप्स, ये एक इमोशनल स्टीरियोटाइप है जो कि हम जब ब्रॉटअप कर रहे हैं बच्चों का, तो बचपन से बच्चा ये बात सुनता हुआ आ रहा है कि मैं लड़का हूँ तो मैं रो नहीं सकता, रो मुझे नहीं अलाउ नहीं है सकता, रोना। बिल्कुल। जबकि रोना जो है एक फितरत इंसानी है। जब इंसान पैदा होता है तो रोता हुआ ही पैदा होता है। तो हम ये एक नेचर से हट के हमने बात की ना, ये हमने क्यों ये ऐसा मिथ बनाया कि लड़के नहीं रो सकते और लड़कियां रो सकती हैं। हमने स्टीरियोटाइप करके ये डिस्क्रिमिनेशन कर दी। इमोशनल स्टेबिलिटी आती ही जब है कि जब
पेरेंट्स, अब जब पेरेंटिंग की मैं बहुत बात करती हूँ क्योंकि पेरेंटिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो है ना, ये बहुत, हम बच्चे पैदा करना आसान है लेकिन उनकी तरबियत करना तरबियत एक मुश्किल। बहुत मुश्किल काम है और एक बिल्कुल, बहुत अहम काम है जिस पर आजकल फोकस नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। हम इंशाल्लाह अपना कोई सेशन रखेंगे जो हम पूरा पेरेंटिंग पे ही ज़रूर करेंगे ना, इंशाअल्लाह। क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे ईक्यू की, कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को, आप बच्चे को ये चीज़ सिखाएं, जब बच्चा छोटा हो तो आप उसको ये बात सिखाएं कि जिस वक्त गुस्सा आता है, जिस वक्त आप एंगर का आपका इमोशन है, तो हाउ टू डील विद एंगर, आपको उस गुस्से को किस तरह से रेगुलेट करना है। इमोशनल में आप इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं ताकि इमोशनल स्टेबिलिटी आए बच्चे में। अगर आप खुश हैं तो आपको एक्साइटमेंट को किस तरह से, अपनी एक्साइटमेंट को आपको एक ऑप्टिमम लेवल पे, देखिए इस्लाम हमें मयाना रवि सिखाता है। बिल्कुल, मैंने जो बात की थी कि साइकोलॉजी और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में, बिल्कुल, जब मैंने रिसर्चेस की और जब मैंने इस पे स्टडी किया तो मुझे इस बात का पता चला। तो हमें इस्लाम भी मयाना रवि सिखा रहा है और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि आप मयाना रवि इख्तियार करें, आप हद से नहीं गुजर जाएं। कि बिल्कुल। अगर खुशी है तो खुश में आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने ऊपर, देखिए चीज़ें आपको बचपने से बच्चे को सिखानी है कि इमोशनली किसी पे अगर गुस्सा आ रहा है तो आपने उठा के कोई चीज़ उसको मार दी। ये चीज़ें पेरेंट्स से सीख रहा है वो, कि मेरी माँ को जब गुस्सा आता है तो क्या वो रोती है गुस्से में, क्या वो गुस्से में शाउट करना शुरू कर देती है, या वो गुस्से में चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देती है, या फिर मेरी माँ उस गुस्से को अंडरस्टैंड करती है, उसके रूट कॉज पे देखती है, क्या रूट कॉज है, क्या फैक्टर है, उसको समझने की कोशिश करती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी लगाती है। क्योंकि कॉग्निशंस, एक पहिए की बिल्कुल, बात की कॉग्निशंस हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहा है, जो कि हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखा रहा है। तो उस लॉजिकल थिंकिंग को, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपको अपनी इमोशनल रेगुलेशन में इस्तेमाल करेंगे तो इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। तीसरी पहिए की हम बात करें तो स्पिरिचुअल वेलबींग है। आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग क्या है? स्पिरिचुअल से हमारे जहन में एक चीज़ आती है, रूह, कि रूह का क्या ताल्लुक है, खुदा के साथ रूह का कैसा ताल्लुक है। अब स्पिरिचुअल वेलबींग आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकती है? स्पिरिचुअल वेलबींग यही होगी ना कि आपका खुदा से आपका कैसा राब्ता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हमें इसको चेक करने का एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला दिया है। अगर सुभान आपको अल्लाह। लगता है कि आपका रूह से, आपको ये जज करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो स्पिरिचुअल वेलबींग है वो कैसी है, आपकी रूह का खुदा से कैसा ताल्लुक है, तो अगर आप पर कोई आजमाइश पड़े और उस आजमाइश के बाद अगर आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप खुदा के नज़दीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रूह जिंदा है, आपकी रूह ताज़ा है, आपकी रूह सुभान अल्लाह, हेल्दी है। सुभान अल्लाह। और अगर आप पर कोई आजमाइश पड़े, कोई स्ट्रेसर आए, कोई प्रॉब्लम आए, जो कि हमने कहा कि स्ट्रेसर्स तो हैं लाइफ में, लेकिन उसमें आप खुदा से आप शिकवा को ना आए और आप खुदा से बजाय करीब होने के, आप अगर उसमें खुदा से दूर हो रहे हैं, आप शिकवा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस इज़ द पॉइंट कि आपको इस वक्त सोचने की ज़रूरत है, आपकी रूह बीमार है, आपकी बीमार रूह है, अनहेल्दी नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। इट्स मीन कि जो हमने गाड़ी के चार पहियों की बात की, तो अगर अगर आपकी रूह बीमार है, अगर आप आजमाइशों पे खुदा से करीब नहीं हो रहे, खुदा का शुक्र अदा नहीं कर रहे, आप शिकवा गुनाह हो रहे हैं, आप शिकवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल वेलबींग पे। तो ये हमने मेंटल हेल्थ की बात की कि अगर ये चारों पहिए, अगर हम इन सबको बैलेंस करके चलेंगे तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चलेगी, गाड़ी बेहतरीन चलेगी और बहुत टाइमली अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। बिल्कुल, अच्छा इसी के साथ थोड़ा-सा ये बताइएगा कि अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं दौरे हाज़िर में, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही मेंटल हेल्थ की? क्यों ये सब इतना बढ़ रहा बिल्कुल, है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है। इसके एक फैक्टर की बात हमने अपने प्रीवियस सेशन में की थी कि इसका एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं अपने प्रीवियस, मैं अपने बचपने की बात करूँ, उस वक़्त हमारे पास गैजेट्स का इतना एक्सपोज़र नहीं था। हमारे पास इस तरह, जैसे मौलाए कायनात ने कहा था कि एक वक़्त आएगा कि हथेली पे पूरी दुनिया होगी, तो ये वही बिल्कुल, वक़्त है ना कि एक हथेली पे बैठ के हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। उससे हुआ क्या है, मेंटल हेल्थ हमारी ख़राब क्यों हो रही है, सोशल रिलेशनशिप ख़राब हो गए। हमने कल बात की थी टच की, कि अगर आप टच करते हैं तो आपका एक ऑक्सीटोसिन, एक आपका हेल्दी हार्मोन है जो कि होता है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब किसी के घर जाएँगे या कोई आपके घर आएगा, आप जब मिलेंगे, आप जब सोशली इंटरैक्ट होंगे, तो एक दूसरे से मुसाफ़ा करेंगे और हाथ मिलाएँगे और गले मिलेंगे और ये सब चीज़ें, जो कि सुन्नत भी है ना कि आप गले मिलें और आप मुसाफ़ा करें। बिल्कुल, तो इन चीज़ों में कमी आ गई है। अब आप देखें ऑफ़िसेज़ से लोग घर आते हैं, घर आके किसी मोबाइल पे ही हैं। घर में अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उनका भी ज़्यादा टाइम मोबाइल पे गुज़र रहा है। हमारे रिलेशंस कम हो गए। हमारा ज़्यादातर रिलेशनशिप किसके साथ हो गया है अब? गैजेट्स के साथ हो गया है। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होने के लिए। बिल्कुल। अच्छा और मुझे थोड़ा-सा ये
बताइएगा कि डिप्रेशन और टेंशन में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये एक बहुत प्यारा सवाल आपने किया, क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं जनरली लोग कि डिप्रेशन को और टेंशन को एक ही समझ रहे होते हैं। अगर किसी बात पे टेंशन आ जाए, आप बच्चे के भी मुँह से सुनेंगे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। एक छोटा-सा बच्चा मेरे पास आया एज़ अ क्लाइंट, और वो मुझसे कहने लगा कि मैम मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, एंड ही इज़ अबाउट अल्लाह 6 टू अकबर! 7 इयर्स ओल्ड। मैंने कहा तुम 6-7 साल के बच्चे हो बेटा, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन तुम क्या समझते हो? तो उसके नज़दीक ये था कि डिप्रेशन मतलब जब रोना आए, जब कोई चीज़ हमसे हैंडल नहीं हो रही हो, टेंशन हो रही हो, पढ़ाई पढ़ाई की टेंशन है, एबीसीडी सही से नहीं करनी आ रही, तो ये डिप्रेशन है। इट्स नॉट डिप्रेशन। टेंशन और डिप्रेशन में एक बहुत बड़ा एक वास्ट डिफरेंस है, वो ये है, टेंशन इज़ अ टेम्परेरी स्टेट। एक टेम्परेरी स्टेट है और एक नॉर्मल स्टेट है। कोई स्ट्रेसर आपके सामने आएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई कोई इशू होगा, तो आपको टेंशन होगी, ऑब्वियस है, ठीक है? जैसे बिल्कुल। हमने बात की कि डेली लाइफ में नॉर्मल एक एक नॉर्मल सी बात करें, मैं घर से निकलूँ और घर से निकलते वक़्त मेरी जो जूती है उसका, मेरे मेरे शूज़ का वो निकल जाए, हुक निकल जाए, तो वो मेरे लिए एक टेंशन की बात है, ठीक है? एक बिल्कुल। छोटी-सी टेंशन थी जो टेम्परेरी थी, उसका मैंने हल तलाश कर लिया, वो टेंशन खत्म हो गई। सम टाइम ऐसा होता है कि टेंशन थोड़ी-सी प्रोलॉन्ग हो जाती है कि प्रोलॉन्ग भाई हो कोई जाती है, ऐसी बिल्कुल। टेंशन है, कोई इससे बड़ी टेंशन है कि जो कि भाई 24 आवर्स चली और 2 दिन रही, फिर खत्म हो गई। लेकिन ये कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं है, एक टेम्परेरी स्टेट है कि जिसे हम हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डिप्रेशन एक क्रॉनिकल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन को जो हम साइकोलॉजी में हमारे पास एक डीएसएम का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की एक चेकलिस्ट होती है। उस चेकलिस्ट में जब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होंगी, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जो क्लाइंट है ये डिप्रेशन का मरीज़ है। उसके लिए ज़रूरी है कि 6 हफ्तों तक, कम से कम 6 हफ्तों तक उदासी का रहना, कि सैडनेस है, मुसलसल 6 हफ्तों तक विदाउट एनी रीज़न भी उदासी है। तो ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेसर आया तो उदासी है। कोई स्ट्रेसर आ रहा है तो उदासी है, वो टेंशन है। वो दैट इज़ टेंशन नॉट है। डिप्रेशन। लेकिन विदाउट एनी रीज़न अगर उदासी है, जो कि कंटिन्यूअस 6 हफ्तों तक है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, अकेले रहने का दिल चाह रहा है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डेली फंक्शनिंग ख़राब हो रही है, कि 6 वीक्स तक या उससे भी ज़्यादा तक जो है ना, वो आप अपनी डेली फंक्शनिंग जो है, आपकी जो आपके डेली चोर्स हैं, जो आपको करने होते हैं, उसमें भी वो जो ट्रिगर है, वो आपको मुसलसल परेशान कर रहा है। आपकी जो डेली फंक्शनिंग है, वो इम्पेयर हो रही है, तो इट्स मीन कि ये डिप्रेशन है। और ये कंसिस्टेंट रहते हैं, ये पैटर्न्स, इसके जो सिम्पटम्स हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो टेम्परेरी नहीं होते। अगर आपको इस तरह से कोई 6 हफ्ते तक, 5 से 6 हफ्ते तक या इससे ज़्यादा ऐसे कोई कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ कोई इस तरह के सिम्पटम्स आएँ, तो आपको फ़ौरी सूरत में किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी थेरेपिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट को बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर लेटर ऑन ये डिप्रेशन डायग्नोज़ हो जाएगा, और फिर जो कि एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। फिर ये उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। टेंशन का एक ट्रीटमेंट भी टाइमली है, टेम्परेरी है, इसी तरह से इसका जो डिज़ायर्ड ट्रीटमेंट, जितना आप चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे प्रोग्नोसिस होने में, तो उतना ही ज़्यादा ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा। तो ये सही। बेहतर है कि अच्छा, आप टाइमली करवा लें। हमारे एक ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जो भी डिप्रेशन में है तो उनको डॉक्टर स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं। तो ये क्यों? किस मतलब स्टेज पर आकर इन सब चीज़ों की नीड होती है? देखें, बात ये है कि हमने जो बात की पहले भी कि मेडिसिन्स आप आर्टिफिशियली मेडिसिन्स लेंगे, तो वो भी आपके केमिकल इम्बैलेंसेस को जो है वो हुँ। रेगुलेट करेंगी और आपको फ़ायदा जल्दी होगा, ठीक है? लेकिन इसी तरह अगर आप थेरेपीज़ के ज़रिए, या आप सिर्फ थेरेपीज़ भी नहीं वर्ड यूज़ करें, थोड़ा मुश्किल वर्ड हो जाता है थेरेपी। आप इजीली जो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, अगर आप इनका ध्यान रखें, अपनी थॉट्स का, अपने थॉट पैटर्न का, सोशल रिलेशनशिप्स का, अ, गुमान ना करें, जो हमें इस्लाम ने भी चीज़ें सिखाई, दरगुज़र करें चीज़ों को। अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आएँगे, तो ये जो डिप्रेशन और इस तरह के मर्ज़ हैं, हम इससे दूर हो जाएँगे बहुत, दूर हो ठीक है? जाएँगे। और ये स्लीपिंग पिल्स और ये चीज़ें, नींद की दवाएँ लेना, क्या ज़रूरत है आपको आप स्लीपिंग पिल्स और आप दवाओं पे? क्योंकि देखिए, एक दफ़ा दवाओं के जब आदी हो जाते हैं, तो फिर आपको बगैर दवाओं के नींद आना मुश्किल हो जाती है ना, कि आपका जो बिल्कुल। माइंड है उसको एक आसानी मिल गई ना, उसको एक आसानी मिल गई कि भई ये एक टैबलेट गई तो फिर आसानी से नींद आ रही है। आपने कोई काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, आसानी से आपके पास चीज़ें हो गई। तो इसलिए मेडिसिन्स को जो है, हमें जिस हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं, हम अवॉइड करना अवॉइड चाहिए, करना और चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद ही अपनी सेल्फ रेगुलेशन ऐसी करें, अपना कोपिंग मैकेनिज्म इतना अच्छा कर लें, हम कोपिंग स्ट्रेटजी सीख लें। अगर हम खुद नहीं सीख सकते, तो हम किसी स्पेशलिस्ट से सीख लें, और सीखने के बाद फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो इट वुड बिल्कुल। बी वेरी ईज़ी फॉर यू कि आप विदाउट मेडिकेशंस, विदाउट मेडिसिन्स, आप बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी को अच्छा, बेहतर बना सकते तो आप क्या समझती हैं कि हैं। किस स्टेज पर साइकोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए? मैंने कहा कि जब आपको ऐसा लगे कि कंसिस्टेंटली कुछ वीक्स तक आपके सिम्टम्स सेम चल रहे हैं, जिसका आपको रूट कॉज समझ नहीं आ रहा, आपको कोई आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये उदासी की कैफियत क्यों है, ये लोनलीनेस की कैफियत क्यों है,
अकेले रहने का मेरा क्यों दिल चाह रहा है, रोने का मेरा क्यों दिल चाह रहा है, मेरा क्यों दिल नहीं चाह रहा कि मैं लोगों से मिलूं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं मुस्कुराऊं। आपको जब लगे कि आपकी आपकी कंडीशन ऐसी हो रही है जो कि आपकी नॉर्मल कंडीशन से हट कर है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो किसी बच्चे की हो। समटाइम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। अब कोई बच्चा है जो कि बड़ा हैप्पी गो लकी बच्चा है, जो कि बड़ा इंटरेक्टिव है, बहुत सोशली इंटरेक्टिव है और वैसे बड़ा सबसे अच्छी तरह बात करता है, लेकिन अब टीचर है फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल की बात करें या एक पेरेंट है, वो ये ऑब्जर्व कर रही है कि 2-3 दिन से या 1 हफ्ते से इस बच्चे का मूड बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल। स्टेट में चल रहा है। अकेले बैठ के लंच कर रहा है, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा, किसी के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा। इट माइट बी पॉसिबल कि वो किसी ट्रिगर से गुजर रहा हो। क्या पता कि उसके जहन में कोई ऐसा ट्रिगर चल रहा हो जो कि वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हो। तो वो टाइम है कि आप किसी तो आप पहले तो सबसे पहले स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो भी गार्जियन है वो पहले वो खुद बैठ के बात करे, पहले वो खुद बैठ के प्रोब करे। और अगर वो नहीं कर पा रहा, रूट कॉज तक नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर यकीनन किसी थेरेपिस्ट के पास जाए। जब भी कोई सिम्टम्स डेली फंक्शनिंग से हटकर होंगे, डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर करेंगे, तो इट्स मीन कि दिस इज द अलार्मिंग साइन। इस वक्त आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है। सही। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक छोटा-सा बच्चा आपसे कह रहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि बच्चों में किस तरह से पता किया जाए कि हकीकतन इन्हें कोई टेंशन है या कोई डिप्रेशन है? देखिए आजकल तो बहुत सारे बच्चों के साथ वैसे चाइल्ड अब्यूज़ का जो इशू है, हुँ, इस ये कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है चाइल्ड अब्यूज़। अब बिल्कुल। ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एड्रेस हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि एड्रेस ही नहीं हो पाते। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं एक यहाँ से पैगाम देना चाहूँगी, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाएँ। दोस्त बनाए, इतना बिल्कुल। अच्छा दोस्त बनाएं कि बच्चे को बाहर किसी दोस्त को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। वो इतना फ्रैंकली, इतना इजीली, देखिए रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा भी नहीं है। अब आजकल मैं देख रही हूँ 2 एक्सट्रीम्स हैं। या तो इतना दोस्त बना लिया है बच्चे को कि बच्चे बच्चे जो है वो रिस्पेक्ट का फैक्टर ही भूल गए हैं, भूल गए, कि वो बस बिल्कुल। वो लगता है कि बस सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, कोई फ्रेंड्स कोई हैं। रिस्पेक्ट ही नहीं है पे, जबकि इस्लाम क्या कहता है कि माँ बाप के सामने उफ तक ना करो। तो ऐसा नहीं है कि आप इस फैक्टर को भुला दें, रिस्पेक्ट के फैक्टर को साथ रखते हुए बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कीजिए। बच्चों को ओपन चैनल दीजिए कि वो आपसे हर बात शेयर कर शेयर सकें। कर देखिए सकें। बच्चा कोई अगर गलती करता है, कोई छोटी सी गलती करता है, और तो बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो कि जब मैं जाके घर जाके अपनी माँ या बाप को बताऊंगा, तो वो मेरी बात को सुन के अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई। क्योंकि अब हम एक ज़िंदगी के स्टेज में कि पूरी अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन क्या इस स्टेज में आके कि हमसे गलतियाँ नहीं होती? क्या हमसे कोई गलत गलत चीज़ें नहीं होती? हम अभी भी हो जाती हैं हमसे। तो फिर बिल्कुल। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे से कोई गलती हो ही नहीं सकती? जैसा हमने बच्चे को डायरेक्ट किया है, बच्चा बिल्कुल वैसा ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। बच्चों का और हमारा मेंटल लेवल ज़ाहिर है डिफरेंट है, और डिफरेंट है, बच्चों बिल्कुल। बच्चों के अंदर एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उ उनको अपनी एनर्जीज़ को एक्सपेल्ट आउट करना है, और हमें लग रहा होता है वो शरारत कर रहे हैं, जबकि वो अपनी एनर्जीज़ को बाहर निकाल रहे होते हैं, जो कि वेरी बिल्कुल। बहुत नेचुरल है। आप बच्चों को ये चैनल दें ताकि बच्चा आपसे कम्युनिकेट करे। आज के दौर में जो आपने बात की थी कि मेंटल हेल्थ क्यों खराब हो रही है, एक तो हमने गैजेट्स की बात की, दूसरा कम्युनिकेशन का बड़ा मसला है। कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे से, क्योंकि हमारा सारा टाइम तो गैजेट्स में गुजर रहा है। प्रोफेशनल लाइफ फिर गैजेट्स, घर के काम फिर गैजेट्स। कम्युनिकेट करें रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। अब बच्चे के साथ अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसके साथ कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप खुद एज अ पेरेंट उसको नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं हो रहा आपसे वो इशू, तो फिर आप बिल्कुल किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं। आप उस बच्चे को किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, किसी थेरेपिस्ट को दिखाएं, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपको एक इंटरवेंशन बना के दे सके कि किस तरह से हम इसको सीबीटी के जरिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि बच्चों के मसाइल में बहुत अच्छा से काम करती है। उसमें हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स की, कि पर रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स बच्चों के लिए बहुत हुँ। अहमियत रखते हैं। तो किस तरह से अगर बच्चे को कोई बिहेवियर ऐसा है जो कि बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा सोसाइटी के लिए, तो अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी का प्लान बनाकर देगा कि कौन सी पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स के जरिए। वो पनिशमेंट्स जो हैं वो भी पनिशमेंट्स ऐसी नहीं होती कि कोई खुदा ना खास्ता कोई खतरनाक पनिशमेंट्स होती है। पनिशमेंट्स टाइम आउट जैसे कि बच्चे का आपने फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर का उसका प्ले टाइम था, तो आपने उसमें से 10 मिनट्स पहले उसको टाइम आउट करवा दिया कि भाई तुम्हारी ये पनिशमेंट थी कि तुमने ये वाला बिहेवियर किया था नेगेटिव, तो तुम्हें बजाय 30 मिनट्स के तुम्हें अब ये 20 मिनट्स तक सिर्फ ये कर सकते हो, कर 10 सकते हैं। मिनट्स के लिए तुम ये नहीं कर सकते हो। तो आपने एलिमिनेट किया।
इसमें बज़ाहिर कोई पनिश नहीं किया आपने, लेकिन बच्चे के माइंड ने एक चीज़ लर्न की कि मैंने ये वाला बिहेवियर किया था, तो उस पे मेरे पेरेंट ने या मेरे टीचर ने मुझे टाइम आउट इस तरह करवाया कि बाकी सारे बच्चों का तो 30 मिनट्स का ही है टाइम पीरियड, मेरा लेकिन 20 मेरा मिनट्स 20 मिनट्स पे ख़त्म हो गया। या रोज़ाना तो मैं 30 मिनट्स मुझे अलाउ होता था खेलना, लेकिन आज क्योंकि मैंने ये काम गलत किया है, तो आज मुझे 10 मिनट्स जो है ना वो मुझे अब ऐसे ही गुजारने हैं, मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये काम गलत किया है। तो इस तरह से बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी के प्लान्स बनते हैं। आप बच्चों को लेकर जाएँ थेरेपिस्ट के पास, या फिर अगर आप खुद सीखें तो आप खुद इस तरह से बच्चों को लेके चलें, ना कि ये कि आप सिर्फ मुँह से कहें और आप सिर्फ वर्बली बच्चों को डायरेक्ट करते रहें, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। इससे कभी भी चीज़ें हल नहीं होती। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह डॉक्टर अफ़शीन अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है हमारी। आइए दोबारा डॉक्टर साहिबा की जानिब बढ़ते हैं। तो जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की, टेंशन की और बच्चों की, तो एक अहम तरीन क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, वो ये कि बच्चों में एहसास कमतरी क्यों इतनी ज़्यादा पैदा हो रही है? और इसमें पेरेंटिंग का क्या अमल है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये हकीकत में ऐसा ही हो रहा है कि बिल्कुल, अपनी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो रहे हैं। एहसास कमतरी ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी ऐसा था, बिल्कुल। पहले भी इस तरह के फैक्टर्स हुआ करते थे। अब चीज़ें एड्रेस भी ज़्यादा हो रही हैं। उसका एक रीज़न वही बात कि लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड है, पेरेंट्स के अंदर भी, और फिर ऑब्वियसली जो चीज़ पेरेंट में है वही चीज़ बच्चों के अंदर इनकलकेट होती है, ठीक है? हो क्या रहा है कि आजकल हम एक रेसिज़्म में लगे हुए हैं और हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उस पे मुतमईन नहीं हैं। मुतमईन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी रूह बीमार है, क्योंकि हमारा खुदा से कनेक्शन अच्छा नहीं है, हमारा जो स्पिरिचुअल वेलबींग है ना, वो अच्छी नहीं है। इसलिए हम अपनी जो हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं खुदा की, हम उसमें मुतमईन खुद नहीं है, तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं। बच्चे हमारी ये बात सुन रहे हैं कि अगर बच्चे ये देख रहे हैं कि मदर जो है वो फादर से कंप्लेनिंग है मुसलसल कि मेरा मेरा महीना पूरा करना मुश्किल हो रहा है, इन पैसों में मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं किस तरह से पूरा महीना पूरा करूं, या मेरी मेरी फ्रेंड के घर में तो ये चीज़ें हैं, आप हुँ, मुझे ये चीज़ें कब ला के देंगे। और हमने क्या देखा कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली से पूरी ज़िंदगी में कोई फ़रमाइश नहीं की। अल्लाहु कभी अकबर। उन्होंने उन्होंने और रसूल खुदा उन्हें क्या तालीम दे रहे हैं कि कभी अपने शौहर से कोई ऐसा सवाल ना करना कि जिसको वो पूरा ना कर पाए। पूरा ना कर और पाए। हम आज हमारी ज़िंदगियाँ हम क्यों उनसे इंटरकनेक्टेड नहीं हो पा रहे? हमारे पास इतने खूबसूरत ज़ाब्ते हयात मौजूद है, उसके बावजूद आज की औरत क्यों कंप्लेनिंग है? हमें समझना चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं, क्या है? कितनी ज़्यादा, बिल्कुल, कितनी तेज़ इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कितने जॉब क्राइसिस हैं, कितनी इश्यूज़ हैं। उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुज़ारी को अपनी ज़िंदगी में हम लाएँगे, तो खुदा हमें हमारी नेमतों में इज़ाफ़ा करता चला जाएगा। बेशक, अच्छा, बच्चों के साथ आप किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में से ख़त्म कर सकते हैं? वो इसमें ये है कि हमें देखें क्या तालीम दी गई, अपने से नीचे वाले पे हमेशा फ़ोकस करो, अपने से ऊपर वाले पे ऊपर फ़ोकस ना वाले, करो। हाँ, जबकि बिल्कुल, हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वालों पे फ़ोकस किया हुआ है, नीचे वालों को हमने छोड़ा हुआ है। अगर हम अपने से नीचे पे फ़ोकस करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, वी आर अ वेरी गुड पोज़ीशन, कि हम खुद तो ह अल्लाह की बहुत हमारे ऊपर ब्लेसिंग है। अपने बच्चों को इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ दिखाएँ। देखिए, आप वही ज़माना है ना, गैजेट्स का ज़माना है, बच्चे गैजेट्स का आपके बिल्कुल, आप नहीं दूर कर सकते। चाहते हुए भी आप कितना भी चाहें, आप गैजेट से और आप इस एक्सपोज़र से बच्चों को दूर नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप उसी एक्सपोज़र को पॉज़िटिवली दिखाएँ बच्चों को। किस तरह? बिल्कुल, आप बच्चों को मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएं। आप बच्चों को कंपैरेटिवली उन चीज़ों को दिखाएं कि देखो बेटा, तुम्हें खुदा ने कितनी सारी नेमतें दी हैं, नेमतें दी हैं, तुम्हारे पास बेशक, 2 आँखें हैं, तुम्हारे पास हाथ हैं, तुम्हारे पास पैर हैं, तुम्हारे पास सोचने के लिए दिमाग है। दिमाग है, तुम देखो ऐसी वीडियोस के, भई कुछ बच्चे हैं जो कि डेफ एंड डम्ब होते हैं, जो कि बचपन से पैदा ही ऐसे हुए होते हैं। तो बच्चों से ये बात करें, अगर आप ऐसे गाड़ी में जा रहे हैं बच्चों के साथ, तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं ना लाइफ़ में, हुँ, वो आप बच्चे को दिखाएँ कि देखो बेटा, तुम गाड़ी में बैठे हुए हो और तो वो देखो वो रोड पे बेचारा बच्चा जो है वो गुब्बारे बेच रहा है। तुम उससे ज़रा कंपैरिज़न करो अपना, तो तुम खुदा का तुम्हें कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि बिल्कुल, तुम्हारी उम्र का बच्चा है, वो गुब्बारे बेच के अपने घर चला रहा है और उसको पैसे कमा के घर लेकर जाने, और तुम माशाल्लाह से खुद गाड़ी में बैठे हो और तुम्हें सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आओगे तो तुम्हारी अपनी लाइफ़ है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अब क्या होगा, बच्चा जो कि कंपैरिज़न कर रहा था कि भई स्कूल में वो तो पिज़्ज़ा लेके आया है, मैं तो घर से सिर्फ़ फ्राइज़ लेकर आया हूँ। अब उस बच्चे का दिमाग कहाँ जाएगा कि नहीं, वो तो गुब्बारे बेच रहा है और मैं गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी में तो ये बैठा, अब ये लाइफ जब हो ही गई है कंपैरिजन और कॉम्पिटिशन्स की, तो फिर हेल्दी कंपैरिजन्स करवाएं।
पेरेंट्स को ये चीज़ चाहिए कि बच्चों के कॉम्प्लेक्सेस को ख़त्म करने के लिए इस तरह के हेल्दी कंपैरिजंस करवाएं, बच्चों को अपने से नीचे की चीज़ें दिखाएं। या कोई अगर आपको नज़र आता है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख रहे होते हैं जब हम जा रहे होते हैं रास्ते में। रास्ते की बात मैंने इसलिए की कि अगर आपको बच्चे को 2 वक़्त होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप बच्चे की पेरेंटिंग अच्छी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी थॉट्स जो कि आप बच्चे में चाहते हैं कि आप उसको इनकलकेट करें, तो उसके 2 ऐसे टाइमिंग्स हैं जो कि साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन है। एक तो वो कि जिस वक़्त आप सफ़र में हो, सफ़र में क्योंकि उस बिल्कुल वक़्त बच्चा जो है ना, बच्चे का दिमाग बहुत फ्रेश होता है, बहुत फ्रेश खुला हुआ होता होता है, है। और वो जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है। वो बड़ा क्यूरियस होता है चीज़ों के लिए, ठीक है? उस वक़्त अगर आप बच्चे से कोई बात करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से उसको इंडल्ज करेगा, और फिर वो चीज़ जो है वो उसके कॉन्शियस से लेकर अनकॉन्शियस पैटर्न तक जाएगी और उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह जब आप बच्चे को रात में सुलाने लिटाते हैं, तो सुलाने से पहले एक छोटा-सा स्टोरी टाइम रखें, चाहे वो 10 से 15 मिनट्स का हो। वो एक हेल्दी टाइम होना चाहिए। उस स्टोरी टेलिंग के ज़रिए आप बच्चे को इस तरह की स्टोरीज़ बता सकते हैं जिसमें ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। इसमें ये बातें होती हैं कि भई किस तरह से जो है वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं, और फिर किस तरह से वो अपनी अपनी जो भी उनकी कमियाँ होती हैं, या जो स्ट्रेसर्स होते हैं, किस तरह से उनको, मतलब कोई ऐसी स्टोरी जो कि मोरल हो, इसके मोरल आखिर में कोई ऐसा सबक हो जो भी आप बच्चे को देना चाह रहे हैं। तो उसको स्टोरी के ज़रिए अगर आप रिलेट करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे रिलेट होते हैं स्टोरीज़ के साथ, वो बिल्कुल अपने आप को इंटरकनेक्ट कर देते हैं स्टोरीज़ के साथ। तो आप उसमें कैरेक्टर को रखिए, और जो भी आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की हम अगर बात कर रहे बिल्कुल हैं, इसी तरह हम किसी भी सिनेरियो में बात करेंगे अगर, तो उन स्टोरीज़ को इस तरह से मोल्ड करें कि उसको ऐसी मोरल स्टोरी बनाकर, और बच्चों को आप स्टोरी टाइम जो रखें आप सोने से पहले, उसमें आप करेंगे, तो आप देखिएगा कि वही चीज़ें अपनी आपके बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती चली जाएँगी। अच्छा, और इसी के साथ बच्चों को थोड़ा-सा रिलेशनशिप को समझाना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं इससे हमने नहीं मिलना क्योंकि ये कमतर है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें पेरेंटिंग किस तरह से की जाए? देखें, ये बहुत एक और इसी के साथ इम्पोर्ट आप मैसेज भी दे दीजिएगा हादी टीवी से हमारे नाज़रीन तक कि किस तरह से इस तरह से पेरेंटिंग की जाए कि बच्चों को रिलेशन की वैल्यू समझाएँ कि रिलेशनशिप है क्या? देखें, मेरा मैसेज तो यही है कि बच्चों की पेरेंटिंग आप जब कर रहे हों, तो आप ये सोचें कि अगर आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग नेगेटिव अंदाज में करेंगे, तो उनका जो कॉग्निशन है, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसको आप नेगेटिव कर देंगे। तो आप ये सोचें कि आप नुकसान किसका कर रहे हैं। अगर आप बच्चे के सामने बुराई कर रहे हैं अपनी, बात करें अगर जैसे नंद की बुराई कर रहे हैं, सास की कर रहे हैं, या इन लॉज की कर, जो कि हम देखते हैं ना हमारे माशरे में बिल्कुल, बहुत हो रहा होता है कि हमारे अपने घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इन-लॉज़ हैं उनमें ये सारे मसाइल हैं। अब बच्चा क्या देख रहा है कि मेरी मेरी जो मदर है, या मेरे मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो तो खुद ही लोगों की बुराइयाँ मेरे सामने कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉग्निशंस हैं, उसका जो चीज़ों को परसीव करने का ज़ाविया है, वो आप खुद ही नेगेटिव बना रहे हैं। तो आप बच्चियों को हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू से बताएँ, बिल्कुल। और पर्सनैलिटीज़ की जो पॉजिटिव बातें हैं आप बच्चे के सामने वो शेयर करें। आपको ज़रूरत क्या है आप नेगेटिव पहलू बच्चे को दिखाएँ पर्सनैलिटीज़ का? आप बच्चे को जितना पॉजिटिव पहलू दिखाएँगे, उतना ही आपका बच्चा पॉजिटिविटी पे फ़ोकस करेगा। और कल हमने जो लास्ट सेशन में बात ये की थी कि जितना पॉजिटिविटी पे हम बाहर फ़ोकस करते हैं, वो असर उसका हमारे ऊपर कैसे हो हमारे रहा होता है कि ऊपर हमारे पास बिल्कुल, सेरोटोनिन पैदा हो रहा है। हमारे अंदर उस पॉजिटिविटी के सेरोटोनिन पैदा हो रहा है, जो कि हमें खुद मेंटली हेल्दी रख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं, मैसेज मेरा ये है, आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो एक एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा मुसलमान बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के सामने पॉजिटिव फ्रेजेस यूज़ कीजिए, खुद बच्चे के लिए भी, ताकि उसके अपने अंदर भी सेल्फ डाउट पैदा ना हो, और दूसरों के लिए भी, ताकि बच्चा ट्रस्ट कर सके लोगों पे। अगर बच्चा बचपन से ही नेगेटिव चीज़ें सुनेगा, तो ना वो अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, और ना वो दूसरों पर ट्रस्ट कर पाएगा। बिल्कुल। दिस इज़ माय मैसेज फॉर दिस प्लेटफ़ॉर्म। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। खुदा आपको इसका अजर अता करेंगे। जी नाज़रीन, तो ज़िंदगी हकीकतन एक हसीन तोहफ़ा है, इसका ख़्याल रखें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़रिया अदनान ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए मेहमानों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।